हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एसएससी एमटीएस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो एक एस्पायरेंट को या फिर एक स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम देने से पहले या इसके बारे में सोचने से पहले पता रहना चाहिए। राइट। वैसे तो इसके बारे में इसके नोटिफिकेशन को पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि आपके पास टाइम नहीं होता है। राइट। तो उसको मैं शॉर्ट में उसके जिस्ट में लेके आया हूँ आपके सामने। ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर पता रहने चाहिए इसके बारे में। राइट। तो इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपको पता ही है कि आजकल एमटीएस के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। आई थिंक 2 नवंबर तक वो एग्जाम्स हैं अभी। राइट। तो आप उनको दें, आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। राइट। तो इसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप इसको जरूर देखेंगे। राइट। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन 4 या 5 पॉइंट्स में दूंगा। जैसे इसमें एलिजिबिलिटी की बात करूंगा। राइट। और आपके एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा, सिलेबस की बात करूंगा, सैलरी और जॉब प्रोफाइल की बात इसमें मैं आपके साथ करूँ। राइट। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको जरूर पता रहनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो आप ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं, लेकिन इन 4-5 पॉइंट्स को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट आपको मौके देती है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। भले ही आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हर किसी के लिए मौके होते हैं। ठीक है। बस आपको उस मौके को पहचानना होता है। जैसे ये एमटीएस का एग्जाम है, इसी कड़ी में ये 10th लेवल का एग्जाम होता है। अब भले ही आप 10th के बाद किसी वजह से पढ़ाई ना कर पाए हो, कोई फाइनेंशियल रीजन रहा हो या फिर कोई और रीजन रहा हो, फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब कर पाए, इस बात का ध्यान हमारी गवर्नमेंट जरूर रखती है। तो इसी कड़ी में आपके लिए एमटीएस के एग्जाम्स एसएससी के माध्यम से कराए जाते हैं। ठीक है। तो इस बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन इसके लिए योग्य है और कौन इसके लिए योग्य नहीं है। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी को मैंने इसमें 4 पॉइंट से बांटा हुआ है। ठीक है। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे कौन एलिजिबल है, नंबर 1 पे। एज क्राइटेरिया कि आप एज के हिसाब से एलिजिबल हैं कि नहीं है। नेशनैलिटी, आप राष्ट्रीयता या सिटीजनशिप के आधार पे एलिजिबल हैं कि नहीं है। और एक है फिजिकल एलिजिबिलिटी, मतलब जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी होते हैं, जो फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड लोग जो होते हैं, उनके लिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पशंस इसमें दिए गए हैं, इसकी बात करें। ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ। ये तो सबको पता है कि ये मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम है। यानी कि अगर आप 10th पास हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम आपने पास किया हुआ है, ठीक है, भारत के किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने पास किया हुआ है, तो आप इस एग्जाम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल है। ठीक है। देखिए, आप इस बात को जरूर ध्यान रखना कि आपके पास, अगर आपने 10th पास किया, मैट्रिकुलेशन आपने पास किया, तो उसका सर्टिफिकेट तो आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है। ताकि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, आप जब पास हो जाएंगे, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहां पे आपके पास ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जरूर से आप इसको अपने पास रखेंगे। 10th का तो फिर भी सबके पास होता है, लेकिन जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो पास किए रहते हैं किसी न किसी क्षेत्र में, तो वो कभी कभी इस चीज पर लापरवाही करते हैं। तो आप जरूर इस चीज को अपने पास रख लेंगे। ठीक है। तो आगे अगली एलिजिबिलिटी है एज लिमिट, यानी कि एज कौन कौन सी है इस पे। देखिए, मिनिमम एज तो 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स से नीचे का कोई भी व्यक्ति, स्टूडेंट, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन मैक्सिमम एज में डिफरेंस है। इसमें 25 और 27, दो मैक्सिमम एज। इसका क्या मतलब है, कुछ पोस्ट इसमें ऐसी होती हैं जिसमें आप 18 से 25 का जो एज स्लैब है ये है, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 का जो एज स्लैब है ये है। ठीक है। तो कुछ पोस्ट के लिए 25 तक है, कुछ के लिए 27 तक। राइट। तो ये इसमें एज लिमिट है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे कैटेगरी होती है हमारी SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैक्सिमम एज 25 है, लेकिन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 30 हो जाएगी। OBC से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वो 28 हो जाएगी। राइट। तो इस तरीके से मैक्सिमम एज में ये एज जुड़ जाती है। ठीक है। तो SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स। PWD UR, मतलब जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी होते हैं, और अगर वो UR अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल से अगर है, तो उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर वो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उनको 13 इयर्स का उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। अगर पर्सन विथ डिसेबिलिटी SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको उसमें 15 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। राइट। तो आप इस चीज को देख लेंगे। इसमें और भी बहुत तरीके के रिलैक्सेशन हैं, जैसे जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं तो वहां से रिटायरमेंट लिए हुए रहते हैं, या फिर जो डिफेंस में थे और वहां पे किसी वजह से वो छोड़ के आ गए, यानी कि अगर वो फिजिकली कोई वहां पे उनका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हो गया, तो उनमें अलग अलग तरह के रिलैक्सेशन होते हैं। लेकिन आप फिलहाल इन पे ध्यान दीजिए। ठीक है। ये आपके लिए मेन है, ये रिलैक्सेशन आपको देखनी चाहिए। अब अगली एलिजिबिलिटी हम नेशनलिटी के आधार पर देख लेते हैं, राष्ट्रीयता या सिटीजनशिप के आधार पे। ठीक है।
अ कैंडिडेट मस्ट बी ईदर, जो हमारा कैंडिडेट है उसको इनमें से जो 5 पॉइंट्स दिए हैं इनमें से कोई एक होना चाहिए। पहला क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अगर भारत का नागरिक होगा तो इसके लिए एलिजिबल है, जाहिर सी बात है। या फिर अगर वो नेपाल का भी है तब भी वो एलिजिबल है, या भूटान का है तब भी वो एलिजिबल है, राइट। ये 3 पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए होंगे। चौथा पॉइंट बोलता है कि अ तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962। कोई तिब्बतन रिफ्यूजी है, तिब्बत का कोई व्यक्ति है जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में आ चुका था और इस इंटेंशन के साथ कि वो अब यहाँ परमानेंटली सेटल हो जाए, ठीक है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और ई पॉइंट बोलता है कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुआ था, या फिर बर्मा से हुआ था, श्रीलंका से, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केन्या से हुआ था, युगांडा, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इन कंट्रीज से अगर वो माइग्रेट हुआ है इंडिया में तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, राइट। देखिए जो डी और ई पॉइंट है ना, इसके लिए गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट इशू कराती है। अगर आप डी और ई पॉइंट में से किसी एक से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये आपसे हो सकता है कि एग्जामिनेशन के टाइम पे ना मांगा जाए सर्टिफिकेट, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपसे ये सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है। ये था एलिजिबिलिटी के बारे में, हमने तीनों चीज देख ली, एज क्राइटेरिया देख लिया, नेशनैलिटी देख ली, राइट, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख ली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं और सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम इसमें एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, राइट। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, सीबीई होता है, या इसको सीबीटी बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और जो इसको क्वालिफाई करता है पेपर 1 को, इसकी कट ऑफ आती है, मेरिट लगती है, उसको जो क्वालिफाई करेगा फिर वो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बैठता है, पेपर 2 के लिए वो बैठता है। ध्यान रखना यहाँ पे जो पेपर 2 होता है ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। केवल और केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि पेपर 1, इसके मार्क्स आपके इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन लास्ट में होता है, ठीक है। देखिए पेपर 1 की बात कर लेते हैं, जो सीबीई है या सीबीटी है उसकी बात कर लेते हैं। 4 सेक्शन इसमें होते हैं, इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स होता है, और जनरल अवेयरनेस होती है। जैसे कि बाकी सारे एग्जाम्स एसएससी के जो होते हैं वही इसमें है, लेकिन बस इसमें टाइमिंग का फर्क है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स भी 25, ठीक है। चारों सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो यानी कि मिला करके कितने हो जाएंगे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन टाइमिंग में यहाँ पे डिफरेंस है, जैसे सीजीएल सीएचएसएल में 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का टाइम होता है, यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा दिया जाता है, यहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है 90 मिनट्स का, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सब कुछ सीजीएल सीएचएसएल इनकी तरह ही होता है, राइट। देखिए 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि 1/4 की है, यानी कि 0.25 मार्क्स, इतने की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने गलत आंसर दिया है तो सही में से आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो व्यक्ति पेपर 1 पास करेगा, इसकी कट ऑफ आएगी, वो फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बैठेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर आप ध्यान रखेंगे पेन एंड पेपर टाइप होता है, यानी कि लिखने वाला होता है, राइट। वो ऐसे ऑनलाइन या कंप्यूटर पे नहीं होता है, लिखने वाला, राइट। किस चीज का ये पेपर होता है, इसमें शॉर्ट ऐसे आपको लिखना होता है या फिर एक लेटर लिखने को बोला जा सकता है इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में। हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाओं का जिक्र किया गया उनमें से किसी भी एक भाषा में आप इसको लिख सकते हैं, राइट। इंग्लिश में या फिर किसी एक भाषा में आप लिख सकते हैं। कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं और टाइम इसमें होता है 30 मिनट, ठीक है। टाइम 30 मिनट नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए इसमें 40 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। डिसेबल कैंडिडेट के लिए 40 मिनट्स होता है, बाकी वैसे 30 मिनट्स का दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 90 मिनट का टाइम था, लेकिन ये था नॉर्मल के लिए, अगर जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए 120 मिनट का टाइम हो जाए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये था पेपर 1 पेपर 2 जिस तरीके से था उसके बारे में आपको बताया मैंने। ध्यान रखेंगे कि कट ऑफ जो आपकी फाइनल मेरिट आएगी वो केवल और केवल पेपर 1 के अकॉर्डिंग आएगी, पेपर 2 के अकॉर्डिंग उसमें नहीं आएगी। एक केस ऐसा होता है जहाँ पे पेपर 2 के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जोड़े जा सकते हैं। वो केस क्या है, मान लीजिए कि पेपर 1 में किन्हीं 2 कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स थे, तो अब उसका सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए, तो वहां पर उसका सिलेक्शन किया जाता है पेपर 2 में कि किसके ज्यादा मार्क्स आए हुए उन दोनों में से, ठीक है। उन दोनों में से पेपर 2 में जिसके भी मार्क्स ज्यादा होंगे उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, जिसके मार्क्स कम होंगे उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज किसी भी केस में पेपर 2 के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता है, वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर अब मान लीजिए कि पेपर 2 में भी उनके इक्वल मार्क्स हैं, तो अब वहां पे देखा जाता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ को
कि डेट ऑफ बर्थ किसकी पहले है, यानी कि कौन उनमें सीनियर है। जो उनमें सीनियर होगा उसको वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ भी मान लीजिए सेम है तो वहाँ पे देखा जाता है उनके नाम को, यानी कि अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आता है किसका नाम बाद में आता है, ठीक है। तो उस आधार पे वहाँ पे सिलेक्ट कर, जिसका नाम पहले आएगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। यही वो 1% केस होता है जहाँ पे आपकी किस्मत आजमाई जाती है। बाकी पूरा का पूरा पेपर, पूरा प्रोसीजर आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इतना हार्डवर्क कीजिए कि आप अपनी किस्मत को आने का मौका ही ना दें, ठीक है, किस्मत तक ना पहुंच पाए। यही वो 1% है जहाँ पे आपकी किस्मत काम आएगी, जिसका नाम पहले आता होगा वो पहले सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वरना आपका पूरा का पूरा ये हार्ड वर्क पे डिपेंड है। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया, अब हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में हम सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। पेपर 1 के लिए सिलेबस है, पेपर 2 के लिए तो कोई सिलेबस ऐसा है नहीं, तो पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कोई टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते, ठीक है। क्या है, कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, उसकी वोकेबलरी इसमें देखी जाएगी, ठीक है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें देखी जाएगी। ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस देखे जाएंगे, पूछ लिए जाएंगे। सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में इसमें आ जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसमें पूछ लिए जाते हैं, और उसकी राइटिंग एबिलिटी को इसमें टेस्ट किया जाता है। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं है कि आप ना कर पाए। 10th लेवल का है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि क्या इसका लेवल रहता हो, ठीक है, टफ नहीं आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस किस किस पे बेस्ड रहते हैं, सिमिलैरिटीज पे इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। स्पेस विजुअलाइजेशन पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग इस पे क्वेश्चन आते हैं। एनालिसिस, जजमेंट या डिसीजन मेकिंग पे, इन चीज़ों पे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके रिलेशनशिप, जो रिलेशन वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फिगर क्लासिफिकेशन, जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछ ले जाते हैं। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल सीरीज, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें पूछ ली जाती हैं। बेहद ईजी सा होता है, आपको भले ही पढ़ के लग रहा हो कि इतने सारे इसमें टॉपिक्स हैं, लेकिन बहुत ईजी से होते हैं, आप ऐसे ही कर लेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आप इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मैथ्स में क्या क्या है, तो देखिए मैथ्स में नंबर सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, ये भी नंबर सिस्टम में आ जाता है। डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये भी आपके नंबर सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस आपसे पूछ ले जाते हैं। परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, ठीक है। टेबल और ग्राफ्स का यूज, इनके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी से क्वेश्चन इससे आते हैं, कोई टफ नहीं आते हैं, 10th लेवल का है, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन जो क्षेत्र मिति होती है उस पर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, रेशियो एंड टाइम, और टाइम एंड वर्क, इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, फिर से एक बार बोलूंगा कि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते, और टाइम भी आपके पास इनफ होता है, 90 मिनट्स का, आप इजीली इसको कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर इसमें आ जाते हैं। हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। भूगोल से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक सीन क्या चल रहा है आजकल, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारे संविधान से, और साइंटिफिक रिसर्च क्या है लेटेस्ट में, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। करंट इवेंट्स तो आते ही, बहुत टफ नहीं है, इजी से आप इजीली कर लेंगे। जिसको अपने एनवायरनमेंट की, आस पड़ोस की, सोसाइटी की नॉलेज, देश की, विदेश की, तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसके लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी रहती है, ठीक है। इसके लिए कोई जनरल अवेयरनेस में उसके लिए टफ नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हमने बात करी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और आपके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करी। अब हम देख लेते हैं लास्ट में आपकी सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब आप सिलेक्ट हो चुके हैं, अब आपको हक है जानने का कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, आपकी क्या जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर, पे बैंड होता है 15,200 से लेके 20,200, ठीक है, ये आपका पे बैंड है। इसमें इसके साथ आपको 1800 का ग्रेड पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। 1800 का ग्रेड पे आपको मिल जाएगा। तो सैलरी आपकी समवेयर अराउंड 18,000 से लेके 22,000 के बीच में लाई करती है, ठीक है। आपकी सैलरी 18,000 से लेके 22,000 के बीच में, ठीक है। आपको, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या डिडक्शंस होते हैं सैलरी में, वो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए। इनकम टैक्स आपका इसमें से कट जाएगा आपकी सैलरी में से, ठीक है। प्रोविडेंट फंड आपको पता है ये तो कटता ही है। प्रोफेशन टैक्स ये भी कट जाएगा, और ग्रेजुएटी अमाउंट इसमें से आपका कट जाएगा, ठीक है। इतने तरह के डिडक्शंस आपको होते हैं, उसके बाद आपको इनहैंड सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है सैलरी का जो पूरा डिवीजन है किस तरीके से, ठीक है। ऊपर पर्क्स हैं, यानी कि आपको क्या क्या सैलरी के अलावा क्या क्या इसमें बेनिफिट्स दूसरे दिए जाते हैं। आपके पास पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन के लिए एलिजिबल है। पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम होती है, इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है।
और मेडिकल बेनिफिट आपको इसमें दिया जाता है। ठीक है, बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके पास ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं, तीनों तरह के बेनिफिट आपके पास होते हैं। राइट, आपकी सैलरी का आपको इसमें आप बता देता हूँ कि क्या क्या कैसे आपकी सैलरी होती है। ठीक है, देखिए सिटीज को मैंने बांट दिया है, या ये होती है XYZ सिटीज होती है, यानी कि Tier 1, Tier 2 और Tier 3 ये सिटीज होती है। डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सिटी में पोस्टेड है उस हिसाब से आपकी ये तय होती है। ठीक है, तो आपकी बेसिक पे जो वो आपकी 18,000 होगी तीनों में, Tier 1, Tier 2, Tier 3 किसी भी आप सिटी में होंगे तो आपकी बेसिक पे तो ये रहेगी। ठीक है, आपको HRA मिलता है इसमें, हाउस रेंट अलाउंस बोला जाता है, जो Tier 1 में 4,320 का होता है, और Tier 2 सिटी में 2,880 का होता है, और Tier 3 में 1,440 का होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है जो 1,350 रुपये का होता है Tier 1 सिटीज में, Tier 2 में होता है 900 का, और Tier 3 में होता है 900 का। ठीक है, तो ये तीनों मिला करके बेसिक पे, HRA और TA मिला के आपकी क्रॉस सैलरी बनती है, और क्रॉस सैलरी आपकी Tier 1 सिटी में होती है 23,670 रुपये, Tier 2 में होती है 21,780 रुपये, और Tier 3 में आपकी क्रॉस सैलरी हो जाती है 20,340 रुपये। ठीक है, ये आपकी क्रॉस सैलरी है, ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है। ठीक है, फिर इसमें आपके कुछ डिडक्शंस होते हैं जो NPS करते हैं। सबसे पहले आपका NPS क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, उसमें 1800 आपका कटता है Tier 1 में, और Tier 2 में भी यही करता है, Tier 3 में भी यही करता है। ठीक है, NPS आपका तीनों सिटीज में सेम होता है। उसके बाद CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, 125 तीनों सिटीज के लिए कटता है। ठीक है, CGEGIS होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जनरल इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, ये आपका 1500 तीनों सिटीज के लिए कटता है। तो टोटल डिडक्शन कितना होता है, 3,425 का डिडक्शन हो जाएगा आपका तीनों में। ठीक है, तो उसके बाद ग्रॉस सैलरी में से माइनस हो जाएगा, और आपकी सैलरी कितनी होगी, 20,245, 18,355 और 16,915, ये आपकी सैलरी होती है। ठीक है, इन हैंड सैलरी आपकी ये होती है। तो ये आपके सैलरी के बारे में था। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ लास्ट में इसमें पोस्ट क्या क्या होती है। ठीक है, आपको उत्सुकता होगी हमें क्या काम करना होता है। देखिए, SSC MTS का मतलब ही है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि आपको बहुत सारे काम करने को उसमें दिए जाएंगे, कोई एक काम आपका नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आपको सबसे पहले इसमें ऑपरेटर की पोस्ट मिल सकती है, पियोन की मिल सकती है, गेट कीपर्स की मिल सकती है, वॉचमैन, जूनियर ऑपरेटर या गार्डनर, ऐसे अन्य काम आपको करने को मिल जाएंगे, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब आपको बहुत सारे टास्क करने को दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक टास्क के लिए आप चुने जा रहे हैं ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना, बहुत सारे टास्क में करने को आपको मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, एस्पायरेंट को इसके लिए पता होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर आप केवल मैट्रिक पास हैं, मैट्रिकुलेशन आपने पास किया होगा, तब भी आप इसके एलिजिबल हैं, जरूर जाइए इसके लिए। आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी, एक सिक्योर जॉब आपके पास होगी। ठीक है, आप इसके लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, आप जरूर इस गवर्नमेंट जॉब को पालें। ठीक है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, और ऐसे वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।